दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इतिहास का एक नया टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोगों ने गुप्तोत्तर मौर्योत्तर काल तक कंप्लीट किया एक सीक्वेंस के रूप में, और आज हमारा टॉपिक है गुप्त काल। तो गुप्त काल को दो पार्ट में मैंने डिवाइड करके कंप्लीट किया है। तो उसी में पहले हम जान लेते हैं संक्षिप्त में एक तरीके से परिचय गुप्त काल का, कि क्या स्थितियाँ थीं, कैसी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक अब स्थितियाँ थीं। तो इनके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद जो है एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, जब मौर्योत्तर काल के बाद में एक केंद्रीय सत्ता के रूप में गुप्ता वंश का उदय होता है। वैसे तो 275 ईस्वी सन के लगभग माना जाता है, लेकिन विशेष रूप से 319 में जब चंद्रगुप्त प्रथम शासन स्थापित करता है और अपने सत्ता का अपना साम्राज्य का विस्तार करता है, तो उसे विशेष रूप से एक केंद्रीय सत्ता के जो चिन्ह थे या उसके जो मार्क्स हैं वो उभर करके आने लगते हैं कि नहीं, अब उत्तर भारत की राजनीति पर एक केंद्रीय सत्ता आने वाली है। और इसी क्रम में जब उसके बाद समुद्रगुप्त आता है, तो समुद्रगुप्त तो आप जान ही रहे हैं, उसे जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो उसने अपनी सत्ता का विस्तार जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, इस क्षेत्र के अलावा भी दक्षिण भारत तक, उत्तर पश्चिम भारत के कई भागों तक, गुजरात तक, और इधर जो है उत्तर पूर्व तक कई क्षेत्रों तक उसने विस्तारित किया या स्थापित किया। इसी तरीके से जो चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, वो उसने विशेष रूप से कोई साम्राज्य का तो प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन उसने जो समुद्रगुप्त द्वारा स्थापित साम्राज्य था उसको अक्षुण्ण बनाए रखा, उसको उसी रूप में बनाए रखा, और वहाँ तक गुप्ता में पतन के चिन्ह द्योतित नहीं होते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ज़्यादा जाना जाता है, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। तो यह विशेष रूप से इनकी साहित्यिक अभिरुचि बहुत ज़्यादा थी। इनके दरबार में 9 कवि रहते थे, जिन्हें नवरत्न भी बोलते थे। तो ऐसे ही इनके विशेष और जो है साहित्यिक अवदान और सांस्कृतिक अवदान रहे हैं। धार्मिक अवदान गुप्तों का कुछ विशेष रूप से रहा है, जो एक नई अवधारणा स्थापित करता है। कई क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में कई पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, ऐसी बहुत सी अवधारणाएं आती हैं, कुछ नई नई, जो कि समाज के लिए थोड़ा अनुचित थी, या उनकी परंपरा जो विकसित हो रही थी वो उचित नहीं थी। लेकिन गुप्ता काल में ऐसी समस्याएं भी उभर करके आती हैं। तो अब हम लोग इसमें विशेष रूप से जो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया, मैं बड़ा कर देता हूँ, और आप लोग जो है कोई दिक्कत नहीं होगी तो उसको समझ लेंगे। तो देखते हैं क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्न में सही सुमेलित नहीं है। मैंने आप लोगों को बार बार यही कहा है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ा करें, अपना पेन का जो पॉइंट है वो वर्ड्स के साथ मूव कराएं, और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन या सर्कल करें। तो इसमें नहीं, सुमेलित नहीं है, नहीं को आपने अंडरलाइन किया या सर्कल किया। और आगे देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए, रविकीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति, कन्नौज के यशोवर्मन, दंडी नरसिंह वर्मन, और वैनसांग चंद्रगुप्त द्वितीय। तो विशेष रूप से जो कुछ राजा हुए और उनके काल में जो कवि या यात्री आए, उनके बारे में जो है ये दिया गया है। तो इसमें कहा कौन किसके दरबार में इससे संबंधित नहीं था। तो हम देखते हैं, रविकीर्ति के बारे में जान रहे हैं। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार से संबंधित था। और भवभूति जो थे, कन्नौज के शासक जो थे, कन्नौज के जो यशोवर्मन थे, उनके दरबार से संबंधित थे। और दंडी के बारे में जान रहे हैं, नरसिंह वर्मन के साथ में संबंधित थे। और अंतिम रूप से वैनसांग जो थे, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित नहीं थे। तो ये क्या हुआ, ये आंसर ये गलत है। इट मीन्स दिस डी विल बी राइट आंसर। ओके, तो अब जान लेते हैं वैनसांग फिर थे कौन। वैनसांग साहब हर्षवर्धन के दरबार में आते हैं। किसके दरबार में आते हैं? हर्षवर्धन के दरबार में वैनसांग आते हैं। और एक तरीके से वैनसांग
चीन के दूत के रूप में या यात्री के रूप में आते हैं और ये जो है लंबी यात्रा करते हैं, जिससे ये उत्तर पश्चिम से आते हैं, उसके बाद जावा होते हुए जो है निकल जाते हैं और चीन निकल जाते हैं, लंका भी जाते हैं, कोलोन जिसको लंका को उस समय कहा जाता था, वहाँ की भी यात्रा करते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब अगला प्रश्न क्या है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थापित किए गए हैं, निम्न में से कौन गलत है? थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा इसको, स्थापित टर्म 2 बार आ गया है। तो 4 मठों के बारे में जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सांस्कृतिक पोर्शन से जो है पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, आप लोग आंसर करने की कोशिश करिए जल्दी जल्दी, फिर मैं बताता हूँ इसका क्या आंसर है और क्या कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करिए। तो देखते हैं कौन सा सही है। दोस्तों इसका डी आंसर सही है। क्या है? डी। कौन सा गलत है? फिर यहाँ पर टर्म क्या आया? रूट टर्म गलत है या सही नहीं है। अगर ऐसा कोई भी टर्म, आप उसको सीधे अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में आपको जो ह्यूमन एरर होती है वो ह्यूमन एरर नहीं होगी। और कई बार जो है होता है, कई स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर इस वजह से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, मेरे जानते हुए क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, मेरा 1 पॉइंट से रुक जा रहा है, 2 नंबर से प्री रुक जा रहा है। तो उस स्थिति में आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। तो इसका आंसर हो गया क्या? डी। अब देख लेते हैं चारों विकल्प जो उपलब्ध हैं उन पर। जोशीमठ उत्तराखंड में स्थित है। जोशीमठ कहाँ है? उत्तराखंड में। और द्वारका, देखिए पहले मैं आपको एक मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लो भारतीय उपप्रायद्वीप है। ओके, तो जोशीमठ की बात करते हैं। जोशीमठ ये है उत्तराखंड, मान लो यहाँ पर उत्तराखंड में ये जोशीमठ है, उत्तराखंड में जोशीमठ है। उसके बाद द्वारका, द्वारका में आपका जो गुजरात पड़ता है, यहाँ एक मठ की स्थापना की शंकराचार्य ने। और तीसरा श्रृंगेरी, श्रृंगेरी कहाँ है? कर्नाटका में। कर्नाटका में एक मठ की स्थापना की। और चौथा जो है इसमें जो उज्जैन दिया है वो सही नहीं है। तो कौन सा चौथा है? चौथा है आपका पुरी। चौथा कौन सा है? पुरी, जगन्नाथपुरी। तो 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। और सबसे बड़ी चीज़ जो आती है निकल करके वो ये कि एक दर्शन का व्यक्ति, एक साहित्य से जुड़ा व्यक्ति, उसने जो मठों की स्थापना की, उनकी भौगोलिक अवस्थिति ऐसी है कि उनकी जो अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं हैं लगभग समान है। अब देखो ये जोशीमठ है, इसकी देशांतर रेखा लगभग जो है क्या है? श्रृंगेरी से मिल रही है। ओके, इसी तरीके से जो द्वारका है, द्वारका और जगन्नाथपुरी की जो अक्षांश रेखाएं हैं वो लगभग एक दूसरे के समान है। तो कुल मिलाकर के इसकी वैज्ञानिकता को, जो भौगोलिक वैज्ञानिकता है, उसको भी ध्यान में रखा गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मैं फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा छोटा हो गया है फ़ॉन्ट। तो अगला प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है। चूँकि दोस्तों जैसा क्वेश्चन का पैटर्न बनता जा रहा है उस हिसाब से आपसे ये उम्मीद, अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि अब नहीं 1 लाइनर क्वेश्चन ही होंगे और ये इतने कोर्स एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे। आपको अगर याद होगा, जिन लोगों ने यूपी पीसीएस का 2020 का प्रीलिम दिया था, या 19 से जो पैटर्न चेंज हुआ, 19 और 20 का यूपी पीसीएस का जो पैटर्न हो रहा है, उस पैटर्न में क्या देखते हैं कि जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को इस रूप में बनाया जाता है कि उसमें 4-4 क्वेश्चन शामिल हो। तो अगर आप उसको सही नहीं जान पा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप गलत होंगे। तो इस वजह से आपको, आपकी जो तैयारी आपको करनी है वो एक तरीके से समग्र तैयारी करनी है, जिससे आपका पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चंस में अब मान लो 4 विकल्प दिए हैं और उसमें से आपको कौन सा सही नहीं है, तो यानी इसका मतलब 3 आपको आने चाहिए। और जब 3 आपको आने चाहिए तो यानी वो 3 क्वेश्चन को कवर कर रहा है। तो इस वजह से आप अपनी तैयारी का पैटर्न या अपनी तैयारी की जो स्ट्रैटेजी है वो इस हिसाब से बनाएं कि इन बिंदुओं पर ध्यान रखें। तो क्या है? सही सुमेलित नहीं है या सही सुमेल नहीं है।
तो क्या इसमें सही सुमेल नहीं है, देखते हैं। सही सुमेल नहीं है। तो क्या सही सुमेल नहीं है कि दुर्गावती, गोंडवाना, भोज, कल्याण, समुद्रगुप्त, विदिशा और अशोक, उज्जैन। तो यहाँ 4 शासकों के नाम दिए हुए हैं, साथ साथ उनसे संबंधित जो स्थल हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो कौन सा इसमें सही नहीं है, देखेंगे हम लोग। आप जान ही रहे होंगे दुर्गावती जो है, पहले आप लोग आंसर करने की कोशिश करिए, तब तक मैं बताता हूँ। दुर्गावती क्या थी? गोंडवाना से संबंधित, भोज कल्याण से, समुद्रगुप्त विदिशा से और अशोक उज्जैन से। तो आंसर इसका क्या होगा मैं बताता हूँ आप लोगों को। सही आंसर होगा बी, भोज कल्याण से। भोज कल्याण से संबंधित, ये गलत है, सही सुमेलित नहीं है। और जो चारों विकल्प हैं उन पर हम लोग देख लेते हैं। दुर्गावती गोंडवाना से संबंधित थी, बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त विदिशा से संबंधित थे, बिल्कुल। जब गुप्त साम्राज्य का विस्तार होता है तो विदिशा का महत्व बढ़ जाता है और गुप्त शासक अपने एक तरीके से सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विदिशा को स्थापित करते हैं। या चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड, चंद्रगुप्त द्वितीय के पीरियड में तो ये एक तरीके से राजधानी स्थापित हो गई थी विदिशा। क्योंकि जब वो क्षेत्र का विस्तार होता है तो दक्षिण भारत तक अगर कवर करना है तो पाटलिपुत्र से रह करके तो कवर नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से इन लोगों ने क्या किया, मध्य प्रदेश का जो उज्जैन और ये विदिशा वाला पोर्शन है, इन क्षेत्रों पर इन शासकों ने अपना प्रभुत्व या अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया इन क्षेत्रों को। तो समुद्रगुप्त विदिशा आप जान रहे हैं। अशोक उज्जैन से संबंधित था कि उज्जैन का प्रशासक जो था वो अशोक था, जिसके जो बिंदुसार थे, बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था। तो ये सभी सही है। तो सही क्या नहीं है, बी सही नहीं है। तो कल्याण, जो भोज थे, राजा भोज के बारे में आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। बहुत ही उदार प्रवृत्ति के, साहित्यिक प्रवृत्ति के, सांस्कृतिक अभिरुचि वाले राजा थे, शासक थे। और इनकी राजधानी क्या थी, क्या थी आप लोग बताएं? धार। धार इनकी राजधानी थी। धार एक जगह है जो इनकी राजधानी थी। इज इट क्लियर? ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। निम्न में सही सुमेलित नहीं है या सही सुमेल नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है, दरबारी कवियों का नाम दिया है और राजाओं का नाम दिया है। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ए है। ए में अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षेण, समुद्रगुप्त, दंडी, सोमेश्वर। और एक मैं आप लोगों को टेक्निक बताना चाहूँगा या स्ट्रेटजी बताना चाहूँगा। जब MCQ टाइप्स क्वेश्चंस करते हैं तो उस कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे अनडाउटली आपको जो है चारों ऑप्शंस जो है या चारों जो आपके पास विकल्प हैं उनको याद रखना पड़ेगा, उनके बारे में जानकारी रखनी आपसे अपेक्षित है। लेकिन कुछ एक उसमें ऐसी हिंट्स रहती हैं ऑप्शंस में जिसके आधार पर आप अगर जान रहे हैं थोड़ी बहुत, आपके पास जो इंटेलिजेंस लेवल आपका जैसा है, आपका जो IQ लेवल जैसा है, उस बेस से आप उसको क्वेश्चन को एक तरीके से एक्सेस कर सकेंगे, राइट आंसर को। तो इस आधार पर आप समझने की कोशिश करेंगे और इस स्थिति में आप चीज़ों को घटनाओं से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जिससे क्या होगा, जब आपका माइंड इस पैटर्न पे काम करने लगेगा कि जो विकल्प हैं उनको किसी घटना से जोड़ करके, तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। ऐसा नहीं आपने पढ़ा नहीं या किसी ने पढ़ा नहीं होगा, सभी ने पढ़ा है। नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी हो सकता है कि उन्होंने पूरा सिलेबस अभी अच्छी तरीके से नहीं किया हो, 1-2 बार रिवीजन नहीं किया हो, तो आप जान रहे हैं तो कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं, अब मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर क्या है, दंडी। दंडी जो थे वो सोमेश्वर के दरबार में नहीं रहते थे। दंडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन किस वंश से जुड़े हुए थे? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन किस वंश से जुड़े हुए थे? पल्लव वंश से। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन के दरबार में जो दंडी रहा करते थे।
तो इसलिए इसका डी विकल्प गलत है। जो शेष 3 विकल्प हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे, और कालिदास के नवरत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कालिदास थे, और हरिश्चंद्र जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और इवन हरिश्चंद्र को हरिश्चंद्र को इनके दरबार में एक तो साहित्यिक प्रमुख के रूप में तो इनका स्थान था ही, साथ ही हरिश्चंद्र ने कई पदों को भी ग्रहण किया था, संधि विग्राहक के रूप में थे। और इन्होंने कुल मिलाकर के जो समुद्रगुप्त का राज्य था या उनका जो शासन था उसमें हरिश्चंद्र का एक विशेष योगदान था। और आप लोग अगर जान रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएं कि हरिश्चंद्र की ऐसी कौन सी प्रमुख प्रवृत्ति है, उस रचना है जो इतिहास में प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? प्रशस्ति का अर्थ क्या है? प्रशस्ति क्या होती है, इसके बारे में आप जो है आंसर करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग बताने की कोशिश करिए प्रशस्ति क्या है। यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं, चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करें, फिर मैं बताता हूँ प्रशस्ति का क्या अर्थ है, प्रशस्ति क्या होती है, ये बताएं आप लोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर पहले मैं बता देता हूँ। सही आंसर क्या होगा? राजा की स्तुति। प्रशस्ति एक तरीके से चारण साहित्य जो हुआ करता था, या चारण जो कला थी, चारण कला का एक तरीके से दूसरा रूप था। इसमें राजा की बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा की जाती थी, और उसको राजा के बारे में बताया जाता था कि उसने इतना ऐसा युद्ध किया, इतना पराक्रमी था, इतना जो है उसके दरबार में लोक कल्याणकारी था। तो ऐसी चीज़ें जब राजा की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता था उसको प्रशस्ति बोलते थे। इज इट क्लियर? और यहाँ पर आप और विकल्प जब देख लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? डी, राजा की स्तुति, प्रशस्ति। और यहाँ पर और ऑप्शन जब हम देखेंगे तो पहला क्या है? ए, यह एक शिलालेख था, नहीं था। एलिमिनेशन सिस्टम आप अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, शिलालेख नहीं था, जान ही रहे हैं आप लोग। यह तांबे की एक तस्तरी थी, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सी, यह धातु की तस्तरी पर एक राशि चार्टर था, यस, राशि चार्टर नहीं था, चूँकि राशि चार्टर जो अशोक के जो रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, जो उसके शिलालेख मिले हैं, वो एक तरीके से दैट वाज द रॉयल चार्टर, बट प्रशस्ति वाज नॉट द रॉयल चार्टर। ओके, तो फिर अंतिम विकल्प जो अपने पास बचता है वो क्या है? डी, यानी राजा की स्तुति। राजा का स्तुति गान करने वाले साहित्य को प्रशस्ति साहित्य के रूप में सॉरी दोस्तों, जाना जाता है। इज इट क्लियर? ओके, थोड़ा फॉन्ट मुझे छोटा करना पड़ेगा, क्वेश्चन में इसमें टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी तो इस वजह से। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी? तो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार यूपी पीसीएस में और बिहार पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, एमपी में भी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो इसको आप जो है ध्यान रखेंगे, क्लासिकल क्वेश्चन है, रिपीट भी कर सकता है। लेकिन अब जैसा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर रहा है, तो जो ऐसे जो सेक्शंस थे या ऐसे पोर्शन थे जहाँ से ट्रेडिशनल क्वेश्चन लगभग हर बार और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता था, अब उसने क्या किया है एग्ज़ाम्स में, अब थोड़ा पैटर्न में चेंज कर दिया है। तो क्वेश्चन उसी सेक्शन से रहते हैं लेकिन बात दूसरी पूछ लेता है, तो आप लोग इस सेक्शन को तैयार रखेंगे। तो देखते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं, चारों विकल्पों में सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। तो आप देखते होंगे इसका सही आंसर होगा बी,
व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? राइट आंसर विल बी बी। ओके। समुद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त के दरबार, समुद्रगुप्त जो था आप जान ही रहे हैं, भारत का नेपोलियन इसको बोला जाता था। और इसने अपने साम्राज्य को उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक स्थापित किया था। आप कई बार जो है यूपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन बहुत पहले आया था, यूपीपीसी में भी हिस्ट्री ऑप्शनल वालों से पूछा जा चुका है कि समुद्रगुप्त और अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की नीति पर चर्चा करें या तुलनात्मक अध्ययन करें। तो ऐसे चीज़ें आप लोग वहाँ पर अगर पढ़े होंगे आप लोगों ने, जीएस में भी हो सकता है पूछा जाए। हालांकि जो जीएस में तो मुझे जहाँ तक याद है अभी नहीं पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, ऑप्शनल में पूछा जाता है। तो आप उससे कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। जो लोग हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं और जो लोग मान लो नॉर्मली भी पढ़े हैं तो उनको भी जानकारी होगी। तो समुद्रगुप्त ने जब एक विस्तृत क्षेत्र पर साम्राज्य स्थापित किया, दक्षिण भारत का एक विस्तृत क्षेत्र उसके साम्राज्य में आ गया था। तो इसी क्रम में उसका संपर्क जो सीलोन कहाँ है, सीलोन श्रीलंका, श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। तो श्रीलंका में जो उसके राजा से उसका संपर्क होता है और वहाँ का राजा चूँकि बौद्ध धर्म से प्रभावित था, उसने समुद्रगुप्त से रिक्वेस्ट की कि साहब आप के यहाँ मैं बौद्ध जो गया है वो चूँकि हमारा धार्मिक स्थल अभी क्या है, इस्लाम के लिए जो उसका धार्मिक स्थल है विश्व स्तर पर वो मक्का मदीना है। हिंदुओं के लिए विश्व स्तर पर, विश्व में किसी भी देश में रहते हैं हिंदू तो प्रयागराज और वाराणसी है। इसी तरीके से जो यरूशलेम है। तो ऐसे जो स्थल हैं जो विशेष धर्मों से संबंधित थे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रमुख विश्व स्तर पर स्थल था वो क्या था, बोध गया। बोध गया क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वो यहाँ पर क्या है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया समुद्रगुप्त से कि साहब आपके यहाँ बोध गया में, चूँकि हमारे यहाँ के यात्री जाते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक विहार बन जाए। अभी क्या है, अभी जैसे बहुत से ऐसी जगह हैं विदेशों में जहाँ पर सरकारें अपना जो है स्थल बनाती हैं, या आप देखेंगे दिल्ली में हर राज्य का एक भवन, उत्तर प्रदेश भवन, बिहार भवन, कर्नाटका भवन, कश्मीर भवन, तो ऐसे हर राज्य के भवन बने हुए हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पर उन्होंने कहा कि साहब आपके यहाँ मैं एक विहार बनवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने समुद्रगुप्त से इसकी परमिशन मांगी थी और उसके बाद समुद्रगुप्त ने उनको परमिशन तो दी ही, साथ में उसको आर्थिक योगदान भी दिया था। इज इट क्लियर? ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। दूसरा सेंटेंस है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट किए गए। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? आप लोग जो है सही आंसर करने की कोशिश करिए, जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करिए। ए सही है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, सी है कि ए और बी दोनों सही हैं, डी है ना तो एक सही है और ना तो दो सही है। ऐसे क्वेश्चंस में आपकी क्लियरिटी बहुत मायने रखती है। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, चीज़ों को क्लियर रखेंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए थे। दिस इज़ राइट। एंड सेकेंड है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट किए गए। तो आपके पास अगर जानकारी है, आप जान रहे हैं, तो उस कंडीशन में कि जब खिलजी विशेष रूप से जब खिलजी वंश का आक्रमण होता है तो उस कंडीशन में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालयों को नष्ट नहीं किया जाता है। और कौन सा नष्ट होता है? नालंदा विश्वविद्यालय पर तो अटैक करता है, उसको जो है जला दिया जाता है। लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में ऐसी जानकारी ऐतिहासिक आधार पर नहीं है, तो यह सही आंसर नहीं होगा। इट मीन्स व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ए। इट मीन्स only statement first is right. First statement is
नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए थे। यहाँ पर ये टर्म में आप याद रखें, पाल वंश के दौरान, न कि पाल शासकों द्वारा। पाल वंश के दौरान टर्म दिया है, इसलिए आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है, जो कि मेरी कोशिश रहती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझा दूं, जिससे आपके माइंड में चीज़ें स्थायी रूप से बैठ जाएं और आप लोगों को कोई असहूलियत या दिक्कत ना हो। तो उसको आप लोग जो है, अगर आप लोगों को लगता हो कि नहीं सर कम समय में ही समझाने की कोशिश करिए बताने की, तो उस पर मैं सोचूंगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। फाहियान की यात्रा के यात्रा विवरण का नाम है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं और सीधी से जो है कॉन्सेप्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आप कोई इफ बट नहीं है, जान रहे हैं तो आप सही करेंगे। 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा? सी यू की, एन तू, फोक्यो की, काफी चीन, काचीन। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है फोक्यो की। और अधिकांशतः विद्यार्थियों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो सी यू की जान रहे हैं, तुरंत वो लोग क्या अटैम्प्ट करते हैं? सी यू की। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? फोक्यो की। फोक्यो की जो फाहियान चाइनीज़ यात्री था, उसने, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, उसने फोक्यो की नामक पुस्तक में अपना यात्रा विवरण दिया है कि कैसे कैसे वो भारत गया था और भारत की स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक कैसी थी, इन चीज़ों का वर्णन उसने किया है। तो सी यू के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? न्यूटन के सिद्धांत से पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? तो यहाँ पर ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए जानकारी ज़रूरी हो जाती है। अभी आप लोगों ने अगर न्यूज़ से, करंट से अपडेट रहते हैं, तो आप लोगों ने पिछले साल का याद होगा, जब राजस्थान के एक मंत्री ने कहा था कि जो भारत में न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बजाय भारत में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित किया गया। ऐसा जो है भारतीय जो इतिहास है उसमें ऐसी चीज़ें स्थापित करनी चाहिए, या जो साइंस है उसमें ऐसी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली जो है बढ़ाना चाहिए। तो प्रश्न, तो इसका आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? सी, ब्रह्मगुप्त। न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने? ब्रह्मगुप्त प्रमुख गणितज्ञ भी थे और खगोलिकी भी थे। तो इस वजह से इन्होंने बहुत पहले ये कह दिया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की ओर चीज़ें आकर्षित होती हैं, और यही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, जिसे बहुत बाद में न्यूटन ने दिया था। इज इट क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन शासक बना? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप स्टोरी जान रहे होंगे तो आप जो है आसानी से सॉल्व कर देंगे। आप लोग आंसर करने की कोशिश करिए। चारों विकल्पों में सही आंसर क्या है? अग्निमित्र, सुज्येष्ठ, वसुमित्र और देवभूति। तो कौन सा आंसर सही है? पुष्यमित्र, ए क्या आंसर सही? ए, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र के बाद शासक बनता है। ये जानकारी आपको एक रोचक जानकारी दे देता हूँ, वो ये कि जब विदर्भ का युद्ध होता है तो पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा था, पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा अग्निमित्र था, ये क्या करता है, विशेष रूप से जो मालवा वाला क्षेत्र है वहाँ पर वहाँ के जो स्थानीय शासक थे, वो विशेष रूप से ऐसा माना जाता है कि जो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ के सचिव के साले यज्ञसेन जो थे, उन्होंने उस विदर्भ क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, या वहाँ पर अपना जो है उन्होंने शुंगों की सत्ता को नकार दिया था, या उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। तो इसी क्रम में अग्निमित्र ने वहाँ के जो स्थानीय जो कुछ एक अधिकारी थे और सैनिक थे, उनसे जो है संपर्क किया, और उन्होंने माधव गुप्त शायद नाम है, एग्जैक्ट नाम आप लोग देख लेंगे, तो उसको संपर्क
उनसे संपर्क करके और उन्होंने यज्ञसेन को पराजित किया। उसके बाद उसका साम्राज्य जो है आधे आधे के रूप में बांट लिया था। तो इसलिए अग्निमित्र का विदर्भ के युद्ध के रूप में विशेष योगदान है। आप लोग इन चीज़ों को भी याद रखेंगे, में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला विकल्प क्या है? ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग में की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो यहाँ पर भी जो है आपके पास 4 विकल्प हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे, आप लोग आंसर करेंगे। चारों विकल्पों में सही आंसर क्या है? गुप्त युग। बी आंसर सही है। यानी गुप्त युग में बाघ की गुफाएं विशेष रूप से गुप्त युग के कला को बिंबित करती हैं या उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। बाघ की गुफाएं और अजंता की गुफाओं में क्या अंतर है, आप जो है थोड़ा मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। अजंता की गुफाओं और बाघ की गुफाओं में विशेष रूप से अंतर यह है कि जो अजंता की गुफाएं एक तो पहले से चली आ रही थी, इस प्रथम सदी ईस्वी सन से, और इसमें कई राजवंशों का विशेष रूप से योगदान रहा। और इसमें सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है या डिफरेंस ये है कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो पारलौकिक जीवन को भी दर्शाती हैं, धार्मिक अवस्थाओं को दर्शाती हैं। लेकिन जो बाघ की गुफाएं हैं वो लौकिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लौकिक जो विषय थे उस दौरान उनको जो है दर्शाती हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था। तो यहाँ पर भी 4 विकल्प उपलब्ध हैं, आप लोग सही आंसर करने की कोशिश करिए। कौन कौन से विकल्प हैं? सेनापति, महादंडनायक, संधि विग्राहक और कुमारामात्य। तो क्या इसका आंसर सही होगा? इसका आंसर सही क्या होगा? सी, यानी जो संधि विग्राहक हुआ करता था वो क्या होता था? युद्ध एवं शांति का मंत्री हुआ करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से किस गुप्त होना चाहिए, मैंने काउंट कर दिया है। तो अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था। तो आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में माना जाता है कि समुद्रगुप्त था, उसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? जो विकल्प उपलब्ध है उसके आधार पर ही आपको चुनना है। तो इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने भी अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे ऐसा कि सर समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा है, जानकारी नहीं। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था। और अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ राजा चक्रवर्ती राजा या पराक्रमी राजा के रूप में स्थापित करने के लिए कराया जाता था। अगला प्रश्न है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। प्रश्न क्या है? पंचतंत्र के संकलनकर्ता विष्णु शर्मा गुप्त काल की विभूति थे। दिस इज राइट। आप लोग आंसर करने की कोशिश करिए। अगला है विकल्प प्रश्न कथन, पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में रचित तथा 50 से अधिक भाषाओं में अनुदित या अनुवाद किया जा चुका है। दिस इज ऑल्सो राइट। और नेक्स्ट, मुगल काल में पंचतंत्र का अनुवाद अनवरे सुहेली शीर्षक से किया गया। दिस इज ऑल्सो राइट। किसने किया था? अबुल फजल ने। आप लोग याद रखेंगे। अगला है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। दिस इज ऑल्सो राइट। इट मीन्स ऑल ऑप्शंस आर राइट। दिस मीन्स डी विल बी द राइट आंसर, यानी सभी ऑल ऑप्शंस आर राइट, सभी विकल्प सही हैं। ओके। अगला प्रश्न क्या है? प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको कोई बट करने की ज़रूरत नहीं, सीधे आप जो है क्वेश्चन पर जाएं, आप लोग अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताता हूँ। तो इसका कौन था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वो खगोल शास्त्र से जुड़े तो थे ही, साथ ही साथ उन्हें ज्योतिष शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो शंकराचार्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 विकल्प उपलब्ध हैं आपके पास। ए, आप लोग आंसर करने की कोशिश करिएगा। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे। दिस इज राइट।
बी, उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। दिस इज ऑल्सो राइट। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। इट मे नॉट बी राइट। एंड डी, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। दिस इज ऑल्सो राइट। इट मीन्स सी विल बी द राइट आंसर, यानी सी सही नहीं है। आपको मैंने कई बार कहा है, जब भी क्वेश्चन पढ़ें कर्सर अपना जो है या पेन का पॉइंट है वो मूव कराएं वर्ड्स के साथ। तो डी, सी इसका सही आंसर नहीं, सी सही नहीं है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम नहीं दिया था। इज इट क्लियर? अगला फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। इसमें कोई बट नहीं है, सीधा आप लोग जान रहे हैं, कोई इसमें वो भी नहीं है। तो गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी सन के लगभग शासन किया। तो इसमें कोई आपको जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? थोड़े क्वेश्चन इस बार मैंने स्टैंडर्ड शामिल किए हैं, तो आप लोगों को बस हो सकता है थोड़ा टफ लगे, लेकिन आप इस पैटर्न पे काम करें। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने चार अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। दिस इज राइट। इसके साथ ही उसने वैदिक यज्ञ भी किए। दिस इज ऑल्सो राइट। और इस वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उन्होंने सेतुबंध नामक रचना की स्थापना की। इट मीन्स डी विल फाइनल आंसर, यानी तीनों विकल्प सही है। अगला है नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ से इसको आप कट कर लेंगे। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो कौन सा? अभी मैंने कई बार लेक्चर में कहा है, भारत का नेपोलियन कौन था? समुद्रगुप्त। ओके, अब देखते हैं, 3-4 क्वेश्चन और हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? फॉन्ट मैंने बड़ा कर दिया है, आप लोगों को अब सहूलियत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री की शादी किस वाकाटक नरेश से की थी? ये भी स्टोरीज के रूप में अगर आप जान रहे हैं इन स्टोरीज़ को, तो आपको कोई सहूलियत नहीं होगी, लेकिन सीधे से वन लाइनर क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो आप लोग आंसर करिए, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। 4 विकल्प उपलब्ध हैं, चारों में इसका सही आंसर क्या होगा? डी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। ओके। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन बैठा? आप लोग जान रहे होंगे। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी, कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त और रामगुप्त के बारे में जान रहे हैं कि रामगुप्त और समुद्रगुप्त का जो बड़ा बेटा था वो रामगुप्त था, और छोटा उससे चंद्रगुप्त द्वितीय था। लेकिन चूंकि ऐसा माना जाता है इतिहास के आधार पर, समुद्रगुप्त जो रामगुप्त था वो क्लीव था, उसमें योग्यता नहीं थी। इस वजह से रामगुप्त को उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया और गुप्त सत्ता की स्थापना की। और कुमारगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, और उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद सत्ता ग्रहण की। और जो पूर्वगुप्त था वो कुमारगुप्त का पुत्र था। कुमारगुप्त के 2 पुत्र थे, स्कंदगुप्त और पूर्वगुप्त। हालांकि ये विमाता, इनकी विमाता के पुत्र थे पूर्वगुप्त के, स्कंदगुप्त। तो इन चीज़ों को आप जो है याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने अपने विवरण में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त को क्या कहा है? क्या कहा है इसमें? आप सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन, तो इसमें क्या कहा है? शक्रादित्य। आप याद रखेंगे इस चीज़ को, शक्रादित्य कुमार ह्वेनसांग ने कहा। ये आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे तो कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता है, लेकिन ह्वेनसांग ने इनको शक्रादित्य कहा है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इन चीज़ों को बता दिया आपको। अगला प्रश्न क्या है? मयूर शैली के सिक्के किस गुप्त सम्राट से संबंधित हैं? मयूर शैली के सिक्के किससे थे? जल्दी जल्दी आप बताएंगे। मयूर शैली के सिक्के किस गुप्त सम्राट से संबंधित थे? चंद्रगुप्त मौर्य। सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त के काल में विशेष रूप से मयूर शैली के सिक्के चलाए गए। अगला प्रश्न है,
स्कंदगुप्त के गद्दी पर बैठते ही उसके साम्राज्य पर निम्नलिखित में से किसका आक्रमण हुआ? स्कंदगुप्त के समय में कौन सा आक्रमण हुआ था? 4 विकल्प उपलब्ध हैं, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए, फिर मैं बताता हूँ। पुष्यमित्र, हूणों का, कुषाणों का, इनमें से कोई नहीं। तो आप जान रहे होंगे हूणों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया था, तो इस वजह से किसका आक्रमण हुआ? इसका आंसर क्या होगा? बी, हूण। अगला और अंतिम प्रश्न है, स्कंदगुप्त ने निम्नलिखित में से किसे सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया? थोड़े राजनीतिक प्रश्न हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न चूंकि पूछे जाते हैं, इस वजह से इनको जो है मैंने डाला है, और आप लोग इस पर काम भी करेंगे, इनको याद भी रखेंगे। तो सौराष्ट्र, चूँकि आप जान रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य विशेष रूप से सौराष्ट्र तक, गुजरात तक विकसित फैल गया था, तो इस वजह से सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था या प्रांतपति था, वो किसको नियुक्त किया था स्कंदगुप्त ने? इसका आंसर क्या होगा? पर्णदत्त। बी आंसर होगा पर्णदत्त। और पर्णदत्त का पुत्र जो था वो क्या था? चक्रपालित। पर्णदत्त का पुत्र था चक्रपालित। वहाँ पर जो झील का निर्माण किया गया था, उसमें कई राजा उससे जुड़े थे, तो उसमें जो है इनका क्या योगदान था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, अगले मैं आपको बताता हूँ डिटेल से। तो दोस्तों, अब आज का वीडियो हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो तो अच्छी बात है, और नहीं तो जो है आप लोग ऐसा करिए कि जो अगर आप लोग लगता है आपके लिए कंटेंट यूज़फुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मेरे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करिए, जिससे मुझे भी वीडियो बनाते अच्छा लगेगा, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। तो हम लोग अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।